A very good afternoon to all of you. So today we are going to discuss about the toll-like receptors and the fish immunity. How these immunostimulants stimulate different phagocytic cells and the other toll-like receptors to boost the immunity level at a high scale, at a larger scale. ठीक है? Toll-like receptors क्या होते हैं? Toll-like receptors जो हैं, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा. There are certain receptors on phagocytic cell that identifies a particular pattern of pathogenic receptors. Okay. So in short, we can say that सर आवाज नहीं आ रहा. hello. Hello. सर क्या सभी के साथ दिक्कत हो रही है? नो सर, ठीक है. ओके ओके ठीक है सर. नो सर. देखो ओके ओके चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द टॉल लाइक रिसेप्टर्स. सो व्हाट इज टॉल लाइक रिसेप्टर्स? टॉल लाइक रिसेप्टर्स आर अ क्लास ऑफ प्रोटीन्स. ओके, देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स. हमारे जनरली जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जो सेंटिनल सेल्स हैं, सेंटिनल सेल्स मीनिंग प्रोफेशनल फेगोसाइटिक सेल्स और हुज प्ले पार्ट इन डिफेंस, जैसे मैक्रोफेजेज, जैसे फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स लाइक डेंड्राइटिक सेल्स. You have read about it. There are certain fixed phagocytic cells in different organs, isn't it? Like alveolar cells in lungs, Kupffer cells in liver, Langerhans cells on skin. So likewise, these cells contain certain kinds of receptors. These receptors are called pathogen recognition receptors. मतलब क्या हुआ? जो पैथोजन को रिकॉग्निशन में हेल्प करता हो, ऐसा रिसेप्टर जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर पाता हो. तो कितने रिसेप्टर होते हैं? जनरली इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. ये कौन कौन से हैं? ये होते हैं, प्लीज नोट डाउन इट. पहला होता है टीएलआर. टीएलआर क्या है? ये है दीज आर द टॉल लाइक रिसेप्टर्स. ओके. सेकेंड वन इज नॉड, न्यूक्लियर ओलिगोमेराइजेशन डोमेन. ठीक है, ये दूसरा रिसेप्टर है, सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स. एंड थर्ड वन इज रिग आई, और समटाइम इट इज रेड एज रिग 1. सो व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन. ओके, टाइप 1. तो रिग 1. तो ये जो तीन रिसेप्टर्स के बारे में हम बता रहे हैं, इन तीनों का काम क्या होता है? टू रिकॉग्नाइज द particular receptor of a pathogen, because as we know that each pathogen having specific kind of molecular pattern, it is also called as PAMP, pathogen associated molecular pattern. okay, यानी जितने भी पैथोजन होंगे डाइवर्स हैं, उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, जो पैथोजन एसोसिएटेड मोलेकुलर पैटर्न होगा, दैट विल बी डिफरेंट, इजंट इट? तो ये जो तीन रिसेप्टर्स होते हैं जनरली, टीएलआर या एनओडी या रिग 1. टीएलआर काम क्या करता है? तो यहां पे हम देखेंगे, ब्रीफ में जाएंगे कि टीएलआर बहुत तरह के होते हैं. टीएलआर क्या है? टीएलआर जो है वो दीज आर द क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट प्ले की रोल इन इनेट इम्यून सिस्टम or first line of defense. Okay, so they are single pass membrane spanning receptors. What does it mean, single pass membrane spanning receptors? It means these are the transmembrane proteins. Transmembrane मतलब ये membrane कहाँ होते हैं? Either plasma membrane और nuclear membrane. तो ये TLR क्या होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन, यानी इनके बीच में इंबेडेड होते हैं, इस मेम्ब्रेन के बीच में इंबेडेड होते हैं. तो डिफरेंट क्लासेस हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो.
ये एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग बात कर रहे थे एनओडी। एनओडी क्या बोले थे? न्यूक्लियर ओलिगोमेराइजेशन डोमेन। व्हाट दे डू? दे आइडेंटिफाई द प्रोटियोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन फ्रेगमेंट ऑफ पैथोजन, ठीक है। इसको हम लोग नोड बोलते हैं, ये नोड रिसेप्टर्स होते हैं, या नोड लाइक रिसेप्टर्स, या इन शॉर्ट बोलते हैं NLR, like TLR, it is NLR. What is N? It is a node-like receptor. Okay. Then node-like receptor, and third one is RIG. What was RIG? RIG is retinoic acid inducible gene type 1 like receptor, RLR. ठीक है। RLR, ये रिग जो है वो किस में हेल्प करता है? टू आइडेंटिफाई द डबल स्ट्रैंडेड RNA फ्रेगमेंट। डबल स्ट्रैंडेड RNA फ्रेगमेंट जो होता है वो किसी यूकैरियोटिक सेल में जनरली नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, इवन कि यदि वो मिले भी तो भी ये डिग्रेड हो जाता है विद द टाइमिंग। तो जब भी, लेकिन बट DsRNA इज अ, यदि लार्ज अमाउंट में DsRNA दिखते हैं, दैट मीन्स कि जो सेल है दैट इज इन्फेक्टेड विद अ पर्टिकुलर वायरस which produces DsRNA. Got? So there are three kind of receptor. One is TLR. TLR means toll-like receptors. Toll क्या है? Toll is also a gene. Okay. So toll जो है वो क्या है? These are the proteins. और ये toll नाम कहां से आया? तो एक पर्टिकुलर जो जीन होता है, जो जेनेटिक कोड है, जो इनको खोजा गया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको टॉल जीन का नाम दिया था, जो ये रिसेप्टर जो प्रोटीन इनकोडेड करने में हेल्प करते हैं, जो ये टॉल प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ जीन embedded within the chromosome that make these receptors possible through the process of transcription and translation. Okay, समझ में आया? तीन चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी तुम लोगों को। तीन तरह के रिग क्या बोले थे? फिर से रिपीट कर दिए सर। देखो, जो TLR हो, जनरली क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? किसी भी पैथोजन मोलेकुलर एसोसिएटेड पैटर्न, जो पैम्प होता है पैथोजन का, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प करते हैं? तो of course there must have certain kind of receptors which identify certain kind of pathogen molecular associate which help to identify these PAMPs. okay, तो ये जो PAMPs है, ये जो जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे इस पैम्प को आइडेंटिफाई करने में। वो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? TLR होते हैं, नॉड होते हैं और रिग होते हैं। TLR क्या हो गया? टॉल लाइक रिसेप्टर। नॉड क्या हो गया? न्यूक्लियर ओलिगोमेराइजेशन डोमेन। और रिग क्या हो गया? रेटिनोइक इंड्यूसिबल जीन टाइप 1, या रिग आई भी बोलते हैं कहीं पे। आई मतलब इंड्यूसिबल। ओके, ये तीन रिसेप्टर। अब ये काम कैसे करता है? सपोज कोई पैथोजन, सपोज कोई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इन्वेड किया तुम्हारे सिस्टम में। ओके, देयर सेल वॉल कंस्टिट्यूट कंटेन्स व्हाट? यदि वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो वो कंटेन करेगा लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ओके, सो TLR, ये जो TLR जो इम्बेडेड होते हैं, दीज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं? वो बाइंड करेंगे। किसके साथ बाइंड करेंगे? तो एक पर्टिकुलर जो TLR होगा, यहां पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है TLR के, जो अलग अलग मोलेकुलर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज लाइपोपॉलीसेकेराइड की हम जहां तक बात कर रहे हैं, तो जैसे TLR 1 या 2, ये क्या करता है? लाइपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ठीक है, जैसे ही ये बाइंड किया, बाइंड करने के बाद व्हाट दे डू? डाउन स्ट्रीमिंग होती है सिग्नलिंग की। ठीक है,
न्यूक्लियस क्या करेगा, सर्टेन काइंड्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेगा इसके बाद, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं, व्हेन दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेल। लाइक इंटरल्यूकिन 8 की बात करें, ठीक है, ये इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर के रूप में काम करता है, यानी अदर जितने ल्यूकोसाइटिक सेल्स होंगे उनको एडहेशन में हेल्प करेगा, माइग्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। टीएलआर पैथोजेन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न से बाइंड किया, यहां पे हमने एग्जांपल लिया किसका, लाइपोपॉलीसेकेराइड का, जो बाइंड किया किसके साथ, टीएलआर1 या टीएलआर2 से। जैसे टीएलआर1 जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, वो तुम्हारा ट्राई एसाइलेटेड लाइपोपॉलीसेकेराइड से करता है, या लाइपोप्रोटीन से करता है, या डाई एसाइलेटेड लाइपोप्रोटीन या लाइपोपॉलीसेकेराइड से करता है, ठीक है, बाइंड किया। अब ये क्या किया, ये सिग्नलिंग किया विद इन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस कि भाई ये चीज सिंथेसाइज करो, ये इंटरल्यूकिन्स चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है, फिर वहां से इंटरल्यूकिन्स रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन्स बने, वो इंटरल्यूकिन्स क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेल के द्वारा रिलीज होगा, जिसको साइटोकाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइटोकाइंस क्या करेगा, दीज विल एक्ट एज अ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, साइटोकाइंस दे विल रिलीज साइटोकाइंस और कीमोकाइंस। अब ये क्या करेगा, ये डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स को सिग्नलिंग के रूप में काम करता है और उसके एडहेशन में हेल्प करता है कि आप यहां पे आओ, योर रिक्वायरमेंट इज हियर बिकॉज आवर सिस्टम इज इन्वेडेड बाय अ पर्टिकुलर फॉरेन पैथोजन। नाउ इट इज वेल क्लियर। ठीक उसी तरीके से जो नॉड होते हैं, न्यूक्लियर ओलिगोमेराइजेशन डोमेन होता है, वो पेप्टिडोग्लाइकन फ्रेगमेंट के साथ बाइंड करता है, जैसे म्यूरामाइल डाइपेप्टाइड हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। रिग हो गया, ये रिग जो है वो किसके साथ, तो डीएसआरएनए के साथ बाइंड करता है, और फर्दर जो उसका प्रोसेस है, डीएसआरएनए क्या करेगा, यदि उसके साथ बाइंड किया तो फिर अदर इंटरफेरोन्स जो है वो रिलीज करता है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन जब बाइंड करेगा फिर वहां पे सिग्नलिंग देगा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इंड्यूस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्दर इंटरल्यूकिन्स रिलीज करेगा, और ये इंटरल्यूकिन्स और यू कैन से द साइटोकाइंस दे विल बी रिलीज्ड आउट बाय द सेल्स, एंड फर्दर मेनी मोर अदर सेल्स विल कम एट द साइट ऑफ इन्वेशन, और you can say these receptors boosting up the immunity at the further large scale or stimulate the second line of defense. Now clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है या नहीं, मतलब मैंने जो बताया समझ में आया या फिर सिर्फ सुन रहे थे। सर सब कुछ काम मैक्रोफेज सिग्नलिंग के जितना बतला पढ़ा दीजिए है सर। हाँ यस, नहीं अभी जितना बताया ना, टीएलआर या नॉड या रिग 1 रिग आई, तो अब ये समझ में आया कि ये टीएलआर कैसे काम करता है। ये टीएलआर कहाँ एम्बेडेड होते हैं, तो फेगोसाइटिक सेल्स, किस पे स्पेशली प्रोफेशनल फेगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल करने का मतलब उसका काम ही है फेगोसाइटोज करना। तो ये कौन कौन से हैं, मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, या अदर फिक्स्ड फेगोसाइटिक सेल्स हैं, कफर सेल्स हैं। अब इन सेल्स पे ही ये टीएलआर्स होते हैं। ये टीएलआर्स क्या है, दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स embedded within the plasma membrane of this particular macrophage और डेंड्राइटिक सेल्स। अब समझ में आया, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है, वही यहां पे दिया है, टीएलआर्स play an important role in both innate and acquired immunity in feces. How innate? क्योंकि these are acting as a first line of defense. They help to identify the particular PAMPs and helps to signaling downstreaming molecules. Okay, then acquired immunity in feces. फर्दर जो साइटोटॉक्सिक या टी हेल्पर सेल्स हैं या बी सेल्स हैं, उनको भी वो स्टिमुलेट करता है। जो अदर लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं उनको क्या करता है, इनवाइट करता है एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। सेकेंड क्या, रिकॉग्नाइज रीजन्स दैट आर हाईली कंजर्व्ड अमंग वेरियस माइक्रोबियल एंड वायरल पैथोजेंस। हमने अभी वही बात किया था कि हर एक माइक्रोब्स का एक अपना कंजर्व्ड रीजन होगा, ठीक है।
जैसे लाइपोपॉलीसेकेराइड्स जो होंगे वो किस में होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होगा। पेप्टिडोग्लाइकन जो होगा वो किसमें होगा, द पेप्टिडोग्लाइकन रीच होगा अमाउंट किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगा, डीएसआरएनए। तो इस तरीके से लगभग, ठीक है, 9 से 10 टीएलआर आइडेंटिफाई किए गए हैं किसमें, ह्यूमंस में। इन केस ऑफ फिश में 6 टीएलआर आइडेंटिफाई किए गए हैं। कौन कौन से, तो टीएलआर 19, 20, 21, 22, 23 और एक कौन सा बच गया, तो वो है टीएलआर 6। ठीक है, तो समझ में आया। ये थोड़ा बहुत एक जानकारी था, ब्रीफ जानकारी टीएलआर के बारे में, हाउ दे एक्ट, हाउ दे वर्क विद इन our body system, within a body system of fish. Then how they do, what they do, these receptors bind to molecules from a range of pathogens including self molecules or any danger signals, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डैम्प। जैसे हम लोग पैम्प बोले ना, इट इज कॉल्ड डैम्प, मींस डेंजर एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। Sometime within our cells, certain cells act as a pathogen like cancerous cells or mutagenic cells. ठीक है, now receptors, PRR, pathogen recognition receptors. So these are receptors. Pathogen recognition receptors can be, pathogen recognition receptors are the protein molecules which are classified basically into 3 types. Helps to identify a particular pathogen. These are classified into TLR, NOD and RIGI. Okay, these receptors bind to molecules like PAMP or DAMP. Okay, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो हम रिपीट कर दिए हैं 3 बार 4 बार, प्रोबेबली तुम लोगों को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। नाउ स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट टीएलआरस इंड्यूसेस द डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अभी हम लोगों ने बताया था टीएलआर के क्या होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होते हैं, लाइक TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, इस तरीके से TLR9 तक। जैसे TLR1 या TLR2 जो होता है वो क्या करता है, ट्राई एसाइलेटेड लाइपोप्रोटीन या डाई एसाइलेटेड लाइपोप्रोटीन TLR2 और TLR2 और 6 जो होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, तो डाई एसाइलेटेड लाइपोपॉलीसेकेराइड या लाइपोप्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। TLR1 या 2 हो गया वो डाई एसाइलेटेड लाइपोप्रोटीन, ट्राई एसाइलेटेड लाइपोप्रोटीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, TLR5 क्या करता है, फ्लैजेला को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला होते हैं, बट द फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड टिब्यूलिन, बट इन केस ऑफ फ्लैजेला दैट इज फाउंड ऑन द बैक्टीरियल सेल, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लैजेलिन। So there is a structural difference. So why these TLR5 helps to identify these flagellin. इसी तरीके से TLR4 है, ठीक है, और डिफरेंट TLR3 या 7 है, तो सबके अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन पैटर्न है कि वो कैसे किसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो ये क्या कर रहा है, यही पे है कि स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट टीएलआरस इंड्यूसेस डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे ये टीएलआर स्टिमुलेट हुआ, बाइंड कर लिया पर्टिकुलर टैम्प से या डैम्प से, तो ये क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ इंटरल्यूकिन विल बी सिक्रेटेड और साइटोकाइंस विल बी रिलीज्ड। That leads to activation in innate immunity or the development of antigen specific acquired immunity. What? ठीक है,
Next, the immunostimulant specifically induces certain interleukins like tumor necrosis alpha, production by macrophages via specific TLR. तो वही है यहाँ पे कि इम्यूनोस्टिमुलेंट अब कैसे इंड्यूस करता है. ये इम्यूनोस्टिमुलेंट इंड्यूस किया सर्टेन इंटरल्यूकिन्स को, या तो ये इट विल बी मीडिएटेड बाय TLRs और आइदर डायरेक्टली इम्यूनोस्टिमुलेंट इंड्यूसेस सर्टेन काइंड ऑफ इंटरल्यूकिन्स. ओके, अब इम्यूनोस्टिमुलेंट क्या था तुम लोग को याद होगा, तो जैसे बैक्टीरियल डेरिवेटिव्स हैं, तो itself it is a PAMP that you administer within the host. तो ये ऑटोमेटिकली क्या काम करेगा, डायरेक्ट इंटरल्यूकिन को सेक्रेट करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. तो ये सब इस तरीके से इम्यूनोस्टिमुलेंट काम कर रहा है. एग्जांपल है जैसे माइक्रोबियल लेवैन इंड्यूसेस इंटरल्यूकिन 12 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा प्रोडक्शन बाय मैक्रोफेजेज इन विट्रो विया TLR4. ये कैसे इंड्यूस करता है, ये उसी तरीके से देखा गया इन विट्रो विया TLR4. TLR4 अभी बताए हम, TLR4 क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, लाइपोपोलीसेक्राइड. दे विल बाइंड टू विद द लाइपोपोलीसेक्राइड. ओके, नाउ यू जस्ट सी. अब यहां पे हम लोग पिक्चर पे आते हैं डायरेक्ट. ये क्या है, पैथोजेन है. दे हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. नाउ यू सी, दिस इज अ मैक्रोफेज. Okay, so macrophage or dendritic cell, you can say, what they do, they recognize these are the TLRs. Where TLR situated, where are you getting it, you are getting it into the within these plasma membrane of this macrophage. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तुमको पता होगा कि 50% of the embedded protein or transmembrane proteins is TLR. तुम लोग जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते होगे तो याद है ना, ये मतलब इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, तो लाइपोपॉलीसेक्राइड बाय लिपिड लाइपोपॉलीसेक्राइड लेयर से बना हुआ होता है. ठीक है, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफोबिक टेल होंगे और हाइड्रोफिलिक हेड होगा. ठीक है, अब ये क्या होता है, ये TLR बाइंड इसी में इम्बेड, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं, पोरीन्स होते हैं. तो ये जो TLR है ये क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन, यानी इसके बीच में इम्बेडेड रहता है. ठीक है, अब ये TLR क्या करता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर जो होगा, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैम्प से बाइंड करेगा. पैम्प करने का मतलब, जैसे यदि यहाँ पे TLR5 है ये, तो ये किससे बाइंड करेगा, फ्लैजलिन प्रोटीन से बाइंड करेगा, फ्लैजला से बाइंड करेगा. जैसे ही ये बाइंड किया, दे विल देन डाउन स्ट्रीमिंग ऑफ सिग्नल विल बी स्टार्टेड. इट विल इंड्यूस द क्रोमोजोम्स. ठीक है, जो टॉल जीन है उसको इंड्यूस करेगा. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है एक्टिवेट होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, फर्दर डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस रिलीज करेगा. ठीक है, और ये रिलीज करने के बाद वो जो इंटरल्यूकिन्स है डिफरेंट सेल्स, जैसे T सेल हो गया तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हेल्प किया, या अदर ल्यूकोसाइट्स को यदि एक्टिवेट करता है, एडेशन में हेल्प करता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से TLR काम करता है. नाउ इट इज वेल क्लियर. तो इसी में क्या होते हैं, TLRs होते हैं, कुछ यहां पे इम्बेडेड होते हैं, कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, जैसे TLR9 वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है. सो यही यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखा गया है कि रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजेन बाय TLR, फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजेंस, वंस दे विल बाइंड इट, that will be the pathogen will be phagocytosed by these phagocytic cells, then the activation of intracellular signaling molecules. These activation of intracellular signaling molecules, what they do, they identify the molecules involved in the activation of innate immunity. Okay, then what they do, they induce the inflammatory response and induce the gene expression. Okay, जीन एक्सप्रेशन जब इंड्यूस हो गया तो फिर क्या होगा, देन द इनेट इम्यूनिटी विल बी एक्टिवेटेड, द फर्दर द अदर ल्यूकोसाइटिक सेल्स, इंडक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी डिजीजेस.
ओके फिर लास्ट में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इफ नेसेसरी देन other cells will participate to destruct the pathogens like T cells, T cytotoxic cells. So application schedule for administer immunostimulant. So how can you administer these immunostimulants within an aquaculture system? So immunostimulants as a prophylactic measure, you can apply it prior to disease outbreak so that you can reduce the disease risk or risk of disease or disease related losses. So now how you can evaluate these immunostimulants, whether these immunostimulants acts or not. So there are three main procedures through which we can evaluate different immunostimulants are in vivo or either in vitro. In vivo, like biological, in case of you directly administer to a particular species and you look after the result. So this is called in vivo or biological assay, you can say. Okay, so in vivo such as protection test against fish pathogens. In vitro such as measurement of efficiency of cellular and humoral immune mechanism. Suppose you have certain active ingredient like allicin, okay, and you simply you put into the petri dish where you have grown the pure culture of a bacteria, and you can estimate their efficacy level, like as we do in case of antibiotic sensitivity test. So there are different in vitro evaluation based on parameters like serum lysozyme activity, complement activity, total leukocytes count, if leukocytes count is being raised, if erythrocyte count is raised, it is increased, then you can say that the immunostimulant is working, isn't it? If the number of leukocytes is increased, if the serum lysozyme activity is increased or complement activity is induced, obviously the complement fixation test or complement test, you can see there is an increased activity in all these cells. ठीक है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट एक्टिविटी लाइक एनबीटी, वही एनबीटी ऐसे में हम लोग वही करते हैं, कीमोटैक्सिस, कीमोकाइनेसिस and lymphocyte proliferation. So these are certain tests. You just know that there are certain tests which play an important role to evaluate the potency of an immunostimulant. So in conclusion, immunomodulation, a potential method for improving survival by enhancing the innate response and adaptive response. So nowadays, even though you are looking that even if a disease is spreading like a havoc, you can't control it. So you just induce the immune system, you just boost up the immune system so that an organism can able to cope up with the disease associated pathogen. Okay. So the important factors to be considered is effective and the proper uses, proper doses, and the proper knowledge and on the response of this. Okay. So what are the effective and what are their usage? What is the proper dose of a particular immunostimulant when it is administered to a particular fish or species? It can induce a potential, or it can work as a potential immunostimulant. Then proper knowledge on the response of fish, whether if you are administering a particular immunostimulant, you must have to observe if there any kind of side reaction or we can say allergical reaction is observed by you or not. Okay. So with this, I would like to thank to all of you for listening me carefully. So now if you have any question regarding immunostimulant, you can ask.